पश्चिम और पूर्वी चंपारण, और यहां पर सीटें सीधे सीधे 12 सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 9 सीटें महागठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछली बार का अगर नंबर देखिएगा तो एनडीए को चंपारण में दोनों जिले मिलाकर 17 सीटें आई थी, बीजेपी को 15, जेडीयू को 2, महागठबंधन को 4 आई थी, आरजेडी की 3, सीपीआई-एमएल की 1। लेकिन इस बार जब आप देखते हैं नंबर्स तो इन 21 सीट जो 2 जिले हैं पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के, वहां पर एनडीए को 12 सीटें, लेकिन महागठबंधन पहले से 5 सीटों का इजाफा कर रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। चंपारण में 5 सीटों का महागठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है और 12 सीटें जा रही है एनडीए को। 17 से गिर गए हैं 12 पर, 5 का नुकसान, महागठबंधन का फायदा। 44% वोट एनडीए को और महागठबंधन को 41% वोट पड़ा है। कुल मिलाकर चंपारण जो पहले भी एनडीए का गढ़ पिछले 2020 के चुनाव में भी हमने देखा था, वहां पर एक बार फिर एनडीए को 44% वोट और उसके साथ साथ नंबर 2 पे महागठबंधन 41% से, और सीट का गैप भी यहां पर साफ नजर आ रहा है। यानी नहीं, ये गढ़ रहा है बीजेपी का। यहाँ पर अगर वो गिर रहे हैं, क्योंकि साल 2020 में 21 सीटें आई थी, मतलब सारी सीटें जीती थी, माफ कीजिएगा 21 में से 15 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार अगर बीजेपी वहां पर फिसली है, अब कौन है इसका ब्रेकअप आना बाकी है, लेकिन 17 सीटें आई थी, 15 बीजेपी को और 12 इंडिया, 9 एमपी। किशोर वहाँ अच्छा करेंगे माना जा रहा था, इसका मतलब प्रशांत किशोर का वोट उधर महागठबंधन की ओर शिफ्ट हो गया। 6% वोट है, 6% वोट है। डैमेज किया लग रहा है। 4% की पार्टी को इतना भाव क्यों दे रहे हैं? एनडीए को 12 सीटें आती हुई, क्या 4% की पार्टी को इतना भाव क्यों दे रहे हैं हम लोग? नहीं, अरे वोट परसेंटेज ना बताएं। 4% की पार्टी है भाई, 10% को भी पिछली बार भाव दिया था। 4% के बाद बहुत सारी पार्टी होगी। चिराग पासवान भी 4% से ज्यादा वोट लेकर, चिराग एक तरफ है ना, चिराग तो एनडीए में है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, चिराग पासवान ने 5% वोट मिला था। अगर वो 10% लेकर आते तो वो हमारे 4%। नहीं, पर हम उनके नंबर्स भी हमने पूछे ना, अगर मान लीजिए 4% भी वजह से कई सीटें कम मार्जिन से होता है तो वहां तो असर डालेगा। बिल्कुल, अगर उनका वोट विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा हुआ तब तो फिर क्लैरिटी है ना कि उन्होंने जिताया है। किसी एक जगह पे उनका एंड ब्लॉक वोट हो, कहीं कम हो। 4% तो ओवरऑल एवरेज कम मार्जिन से जीतने वाली सीटें वो एनडीए के पाले में जाती बाईपोल में भी जब वो लड़े तो कई जगहों पर, ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीत गई और कई जगहों पर उनकी जमानत भी जब्त हुई। जहां जहां पर जीती बीजेपी, वहां पर देखा गया कि उनको जो वोट मिले थे वो मतलब साफ दिख रहा था कि उन्होंने आरजेडी के वोट काटे ज्यादा थे। तो कुल मिलाकर ये मामला जो है बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। चंपारण में क्लियर एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही 6 रीजन हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहला चंपारण का इलाका आ चुका है। अब आप अपना पेन उठा लीजिए घर में और लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले जोड़िए 12, एनडीए वाले साइड में डालिए, और इधर डाल लीजिए आरजेडी महागठबंधन का 9। तो 12 और 9, अभी 3 का सिर्फ मार्जिन है और एनडीए 12 सीटों पर, पिछली बार 17 सीटों पर थी, 5 सीटों की गिरावट है और वहीं 5 सीटों का फायदा महागठबंधन को होता हुआ दिख रहा है। अमिताभ तिवारी, क्या आपको लगता है कि चंपारण बचाने में एनडीए को इतनी कामयाबी नहीं मिल पाई, इसके वजह से 5 सीटें घटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है? लार्जली इस बार क्या ट्रेंड है कि जहां पर महागठबंधन पिछली बार जीता था, यानी साउथ बिहार, शाहबाद और मगध, वहां पर एनडीए को आपको बढ़त मिलते हुए दिखेगी। बिल्कुल। और जहां पर शाहबाद में मुझे भी लगता है कि बेटर परफॉर्मेंस रहेगी, दरभंगा और कोसी, वहां पर आपको महागठबंधन स्वैप हो रहे, इलाके स्वैप हो रहे, क्योंकि दरभंगा और ये सब इलाके वहां पर बीजेपी बहुत, हालांकि एनडीए बहुत आश्वस्त है, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा। देखिए उत्तर दिशा में नेपाल है चंपारण के, और इस तरफ उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। ये पूरा इलाका जब हम आपको मैप पर दिखाएंगे, अगर मैप है हमारे पास, तो कुल मिलाकर इस स्थिति में ये जो पूरा इलाका है ये चंपारण का है। ये जूम इन करके अगर चाहे तो हम लोग दिखा सकते हैं। ये वाला जो बिहार का ये वाला इलाका है, ये पूरा चंपारण का इलाका है। और यहाँ पर पिछली बार से देखिए 5 सीटें बीजेपी गिरती हुई, पश्चिम और पूर्वी चंपारण, ये दोनों, ये वाला देखिए, ये जो दोनों डार्क में आपको दिख रहे हैं, ये वाले दोनों जिले, ये यहाँ पर चंपारण का इलाका है। और यहाँ पर पिछली बार से 5 सीटें गिरा है एनडीए और 5 सीटें बढ़ा है महागठबंधन। 12 पर एनडीए है और 9 पर महागठबंधन है, तेजस्वी यादव का गठबंधन, क्योंकि उनको कुछ क्लियर तरीके से सीएम कैंडिडेट बनाया गया है तो उनका नाम लिया जा सकता है। मैं जो सीएम कैंडिडेट के ऊपर हम बात कर रहे थे, एक बड़ी दिलचस्प चीज यहाँ पर नजर आ रही है संगीत रागी की 21% लोग जो एनडीए के समर्थक है वो चाहते हैं कि शायद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने। तो कोई चिराग पासवान को कह रहा है, कोई बीजेपी में से किसी को बनाए कह रहा है, कोई सम्राट चौधरी को कह रहा है। तो ये भी बड़ा दिलचस्प है। अभी तो चुनाव खत्म हो गया, अभी तो कह सकते हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 चीजें वहां ग्राउंड पर देखा। एक तो कि जेडीयू के अंदर एक बात चल रही थी कि हमको एक सीट ही सही
भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जरूर लाना है इस बार। तो एक प्रकार का ये मोबिलाइजेशन वहां था और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा था कि हमें अपना टैली भी बहुत अच्छा करना है, बट लास्ट में जाकर के ये एक था कि मतलब ऐसा ना हो कि काडर में जो है वो कहीं ना कहीं एक रिफ्ट आ जाए और इसका ओवरऑल टैली पर जो है वो असर पड़े। तो मोटा मोटी ये अंदर खाने जो है, जो शुरुआत में जो कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा था वो बाद में जाकर के दिखा है। अब यदि आप स्प्लिट करके पूछना चाहेंगे कि कौन किसको चाहेगा, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जो वोटर हैं उसमें 14% लोग ऐसे भी हैं। मेरा सवाल यह था कि एनडीए के भीतर कई लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये तो दिख रहा है अब ना। आप अपने जो स्क्रीन है उस पर नजर रखिएगा, क्योंकि अब दोनों तरफ से आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल के ये जो रुझान है वो क्या इशारा कर रहे हैं, देखिए ये टू बी फेयर टू आरजेडी या फिर कोई भी जो विपक्षी पार्टी है, सबको अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करना है और अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि नतीजे 14 नवंबर को ही आ रहे हैं। ये एग्जिट पोल है, हम अगले दिन कर रहे हैं, नतीजे से बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा भी जो एग्जिट पोल के खिलाफ चलाया जाता है, क्योंकि अब वोटर ने वोट डाल दिया, अब काउंटिंग होके नंबर्स ही आना बाकी है, तो किसी के खिलाफ ये वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो नंबर्स हमारे एग्जिट पोल में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो हम जरूर बता रहे हैं। 12 सीटें इधर नीतीश कुमार आपको दिख रहे हैं, 21 सीटों का रुझान आ चुका है इन एग्जिट पोल में और 12 पर नीतीश कुमार की पार्टी आती हुई दिख रही है। चंपारण को लेकर पूरे जिले, 2 जिले हैं इसमें, और इधर महागठबंधन 9, 5 सीटों का इजाफा है। पिछली बार के नजरिए से अगर आप देखिए तो 5 सीटों का इजाफा महागठबंधन में दिख रहा है। लेकिन ये जो कुल मिलाकर परिस्थिति है, तो अभी तक की अगर बड़ी बातें अगर हम देखें एग्जिट पोल की जो सामने निकल कर आ रही है, तो 43% वोट शेयर हम देख सकते हैं कि एनडीए के खेमे में जाते हुए और 2% का गैप एनडीए और महागठबंधन के बीच में। और उसके साथ साथ एक बार फिर महिला वोटर्स 5% के गैप से एनडीए के खेमे में ज्यादा वोट करते हुए, जबकि महागठबंधन को 40% महिला वोटर्स का फायदा। और बेरोजगारों में अगर देखें, युवाओं में अगर हम देखें, तो तेजस्वी यादव का बोलबाला महागठबंधन के खेमे में ज्यादा वोट जाते हुए इसमें साफ नजर आ रहा है। साल 2020 में 21 में से 15 सीटें सिर्फ अकेले बीजेपी जीती थी 21 में। आप सोचिए कि 15 सीटें जीतने वाले बीजेपी के पास इस बार 15 सीटें जीतने के बाद एनडीए मिलकर पहुंच रहा है 12 पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर आगे के जिलों में क्या होता है, आगे के डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होता है, उस पर सबकी नजर रहेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि चंपारण से हमने शुरुआत की है। क्षेत्रवार तरीके से अब नंबर्स आ रहे हैं और चंपारण में साफ दिख रहा है, उत्तर दिशा में नेपाल, इधर उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ रहा है। एनडीए ने कुल 21 में से 17 सीटें पिछली बार जीती थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल और केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे की कर्म भूमि है ये, और ऐसे में बीजेपी के कई नेता वहां से रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर चंपारण में आप सोचिए ना, मतलब 17 आउट ऑफ 21 साहिल, तो उनके लिए बहुत, ये आप उनको बहुत बड़ा एज देता था। 5 सीट यहां पर वो फिसले हैं। नहीं, लेकिन क्या कारण हम मान सकते हैं, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि क्या महिला वोटर्स की बढ़ोतरी, युवा वोटर्स उसको काट रहे हैं, वो जो बढ़ोतरी महिला वोटर्स की वजह से एनडीए को मिल रही है, तो उसके विरोध में यूथ जो महागठबंधन को वोट करे, उसके वजह से वो स्क्वायर ऑफ हो रहा है कहीं। निश्चित रूप से काफी हद तक वो भी स्क्वायर ऑफ हो रहा होगा। लेकिन यहाँ चंपारण में प्रशांत किशोर वाला फैक्टर हमको देखना जरूरी है। अलग आशुतोष कह रहे हैं कि 4% वाले 6% वोट उनका दिखाई दे रहा है चंपारण में। 6% वोट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शशि शेखर जी, वहां पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ सीटें वो जीतेंगे जीतने की लग रही। उनका वोट अगर स्विंग कर गया या उसने काट लिया तो वही मतलब विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा उसका मूवमेंट की शुरुआत वहीं से करी थी उन्होंने। मूवमेंट की शुरुआत वहीं से करी थी, चंपारण से शुरुआत गांधी जी के उससे की थी। जन स्वराज की शुरुआत एक तरीके से उन्होंने वहीं से शुरुआत। आप लोग बोलिए। और प्रशांत किशोर का नाम, आशुतोष जी गुस्से में आ रहे हैं धीरे धीरे, उस दिन वो मिस कर रहे हैं। कॉफी पर ही नाराजगी निकाल देंगे। उन्होंने तो निष्कर्ष निकाल लिया, नीतीश फेल्ड, घूस वर्कड। देखिए, मैं शुरू से कह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि 2012 में जिस तरीके से पंजाब में मनप्रीत बादल को लेके एक हवा क्रिएट हुई और अंत में मनप्रीत बादल की पार्टी 6% वोट लेकर आई और दोनों जगह चुनाव लड़े, दोनों जगह से वो हार गए। अगर ये सर्वे, अगर ये एग्जिट पोल की हालत ये है कि 4% वोट उनको मिल के आ रहे हैं, इसका मनप्रीत बादल से भी ज्यादा खराब स्थिति है।